यारा सत्य घटना पर आधारित एक इटालियन फिल्म है। ये कहानी यारा नाम का 13 साल की एक लड़की की है। ये फिल्म आपको एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी, जहां एक पुलिस ऑफिसर एक शातिर मुलजिम को ढूंढने में एक लंबी लड़ाई लड़ती है और अंत में ऐसे एक नतीजे में पहुंचे कि जो आपने न कभी देखा या सुना होगा। इस बेहतरीन कहानी को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी शुरू होती है एक बड़ा खुला जगह में एक अनजान लड़की की लाश मिलने से। पुलिस आके उसका छानबीन करते और मालूम होते हैं कि वह लाश यारा नाम की एक 13 साल की लड़की की है, जो कि करीबन 3 महीना से गायब था। पुलिस अफसर लेटिजिया यारा की फैमिली को फोन करके ये दुखद खबर देती हैं। इसका बाद कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। यारा एक जिम्नास्टिक की कोर्सिंग के लिए जाती है। वह टीचर को अपनी नाम का मतलब बताती है, जिसका मतलब है तितली। यारा प्रैक्टिस करने लगती है। तभी रास्ते से एक अनजान आदमी यारा को दूर से देखते रहते हैं। आते समय यारा को थोड़ा लेट होती है। तभी एक मिनी ट्रक यारा को फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ यारा का माँ को यारा की फिक्र होती है, क्योंकि यारा अभी तक घर नहीं पहुँचे। यारा का माँ यारा को ढूंढने निकल पड़ा और यारा का पिता भी पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। इसका बाद पुलिस अफसर लेटिजिया इसका छानबीन शुरू करती है। न्यूज में भी ये खबर फैल जाती है। लोगों में भी उत्सुकता बढ़ने लगा था। फिर कहानी फिर से यारा की मौत की बात से शुरू होती है। लेटिजिया यारा का लाश मिला जगह में जाती है और स्निफर डॉग की मदद से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का रहने वाला इलाका में पहुँचे, जहां में बहुत सारे वर्कर को देख के लेटिजिया सभी को फोरेंसिक टेस्ट करने को कहती है। फिर लेटिजिया, जो कि एक यारा जैसा ही लड़की की माँ है, वह उसे मिलने के लिए जाती है। इसका बाद कहानी फिर फ्लैश फॉरवर्ड से यानी यारा की गायब होने से शुरू होती है। लेटिजिया को इस केस में मदद करने के लिए कर्नल विटले आते हैं। वह बताते हैं कि फोन टेपिंग में यारा का पिता ने यारा को घर आ जाने के लिए एक रिक्वेस्ट किया सुनाई पड़ा। इसका मतलब पिता और यारा का बीच में शायद कुछ हुआ था। कर्नल विटले ये भी बोलते हैं कि यारा ने उसकी उम्र से बड़ी बातें अपनी डायरी में लिखा करती थी। हो सकता है कि उसकी कोई उम्र से बड़ी लोगों से कांटेक्ट हो। लेटिजिया बोलती है कि उसने यारा का फ्रेंड लिस्ट चेक किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। कर्नल विटले को अभी भी यारा का कुछ बातें ठीक नहीं लगते हैं। लेटिजिया बोलते हैं कि कभी कभी जो देखते हैं वह होती नहीं। लेटिजिया यारा की डायरी में उसकी स्कूल में कुछ छोटे ग्रुप के बारे में और एक लड़का के बारे में पता चलता है, जिसको यारा प्यार करने लगी थी। लेटिजिया यारा की स्कूल जाती है, लेकिन प्रिंसिपल छोटे ग्रुप होने की बात को इनकार करते हैं। फिर यारा जिस लड़का को पसंद करती थी उसका बारे में पूछती है। प्रिंसिपल बोलती है वह बस एक मासूम सा लड़का है, जिसको शायद सभी पसंद करते हैं। उधर यारा को लेकर धीरे धीरे पूरे इटली की लोगों के बीच और जड़ा उत्सुकता बढ़ने लगते हैं। इटली का मीडिया भी यारा का खबर को बड़ी गंभीर से लेने लगा था। प्रशासन भी यारा को हर संभव सभी जगहों में ढूंढने लगे थे। राजनीतिक पार्टी भी इस मुद्दा को उठाने लगे। सेनेटर जिनोटे ने लोगों को भरोसा देने की कोशिश की कि बहुत जल्द वह लोग यारा को ढूंढ लेंगे और जिंदा उसका फैमिली को सौंप देंगे। लेटिजिया को एक खबर मिलती है कि एक लड़का का फोन रिकॉर्ड मिला है, जिसमें वह बोल रहा है कि हे अल्लाह, उसने उस लड़की को नहीं मारा। लेटिजिया तुरंत उस लड़का को गिरफ्तार करने को कहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वह लड़का जहाज में अपने देश मोरक्को जा रहा था और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने ही वाला था। तभी कर्नल एक टीम को भेजते हैं और किसी तरह बॉर्डर पहुंचने से पहले ही लड़का को पकड़ लेते हैं। उस लड़का का नाम था फिक्री मोहम्मद, पेशे से एक मजदूर। फिक्री को जब फोन रिकॉर्ड के बारे में बताता है तो वह कहते हैं कि वह ऐसा कुछ नहीं कहा, वह तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा था कि प्लीज अल्लाह उसे फोन उठाने दो। लेकिन पुलिस का ट्रांसलेटर इसका गलत ट्रांसलेशन किया। लेटिजिया को अभी भी लड़के के ऊपर भरोसा नहीं था। मीडिया में भी फिक्री का गिरफ्तार को लेकर बड़ी उत्साह देखने को मिला। लोगों को भी बड़ी उम्मीदें थी। लेटिजिया लड़का का बात को कंफर्म करने के लिए कुछ अरबी ट्रांसलेटर को बुलाती हैं और वह लोग भी लड़के के बात को ही सही ठहराए। फिर मजबूरन लेटिजिया लड़का को छोड़ना पड़ा। इस घटना से लेटिजिया के ऊपर
उसका अधिकारी नाराज हो जाते हैं। लोगों ने भी इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी दिखाई। अधिकारी लेटिजिया को इस केस से निकालने की भी धमकी दी। सेनेटर जिनोटे भी इस मुद्दे को अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करने लगा और लेटिजिया को बर्खास्त करने की मांग किया। लेटिजिया भी खुद इस घटना को लेकर नाराज थी। उसे लग रही थी कि शायद यारा भी उससे काफी नाराज रहे, क्योंकि वह अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाया था। लेटिजिया यारा की मां को फोन करते हैं और ये बोलते हैं कि वह लोग पूरा कोशिश कर रही है। यारा की मां को ये जान के खुश होते हैं वह लड़का जिम्मेदार नहीं है। फिर लेटिजिया अपनी बेटी को क्लास से लाने के लिए जाती हैं, लेकिन कहीं ढूंढ नहीं पाती और इस बात से वह घबराई जाती हैं। असल में उसके बेटी खाने के लिए कैंटीन गई थी। उधर यारा की माता पिता टीवी में एक इंटरव्यू देते हैं, जहां में जिसने भी यारा को बंदी बनाकर रखा है वह उस परिवार के ऊपर रहम खा के यारा को छोड़ देने के लिए निवेदन करते हैं। लेटिजिया सोचते रहते हैं कि यारा कैसे गायब हो सकती है और अगर किसी ने उसको अगवा किया तो कैसे किया। वह इमेजिन करते हैं यारा को कोई जान पहचान लोगों ने ही अगवा किया है, क्योंकि जिम्नास्टिक एकेडमी से यारा का घर सिर्फ 700 मीटर दूर है। किसी जान पहचान लोगों ने ही शायद यारा को अपने घर छोड़ आने के लिए लिफ्ट दिया और उसे किडनैप कर लिया। उधर यारा का पड़ोसन और उस इलाके के लोग खुद से यारा को ढूंढने में लगते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगते। तब तक करीब 3 महीना गुजर गया था और पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसको देखकर सेनेटर जिनोटे फिर से इस जांच को निंदा करते हैं और जांच में बहुत गड़बड़ होने की दावा करते हैं। लेटिजिया सेनेटर की इस बयान को लेकर मजबूरन एक प्रेस मीट देने पड़ा, खुद का ईमानदारी को साबित करने के लिए। तभी यारा का लाश के बारे में पता चलता है। इस बात को लेकर पूरा इटली में दुख की माहौल पैदा होते हैं और लोग के अंदर गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि पुलिस अभी तक कातिल को पकड़ नहीं पाए। लेटिजिया को इस बात से काफी दुख होते हैं, क्योंकि लेटिजिया भले ही एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन अपना घर में तो वह एक माँ ही है। वह घर में अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। लेटिजिया को एक परिवार के लिए एक बेटी क्या होता है ये बात खुद महसूस कर सकती है। लेटिजिया फिर यारा का डायरी को पढ़ने लगते हैं और यारा का जिंदा दिल वाले बातें को पढ़कर खुद रोने लगती हैं। यारा की शरीर पर ढेर सारा चोट की निशान थे। उसके पीठ पर, गर्दन पर, सर पर, मुख पर किसी भारी चीज से हमले किया था। उसके अलावा शरीर में ब्लेड जैसे सामान से काटने की भी निशान था, जो कि ये दर्शाता है कि ये कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया। लेकिन यारा की मौत इस चोट की वजह से नहीं हुई। यारा इसका बाद भी जिंदा थी और ठंड के कारण अकेली उस सुनसान जगह में तड़प तड़प के मर गई। और एक बात फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि यारा के साथ जबरदस्ती नहीं हुई। इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे, लेकिन शायद खूनी की पहला मकसद वही था, क्योंकि यारा की लेगिंग्स पर, अंडरवियर पर काटने की निशान थी। शायद किसी वजह से खूनी को वहाँ से भागने पड़ा, तो खूनी यारा को बुरी तरह से घायल करके मरने के लिए छोड़ आए। फोरेंसिक वाले यारा की कपड़े में किसी अनजान एक शख्स की डीएनए खोजने में सफल होते हैं। फोरेंसिक वाले को लगते हैं कि ये डीएनए इटली कहीं कोई आदमी का है और जिसका आंखें नीली होने की 90% संभावना है। लेटिजिया ने इस अनजान आदमी का नाम अननोन एक रखा। लेटिजिया अननोन एक का डीएनए इटली का लोगों से मैच करने की सोचती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारा लोगों का डीएनए जरूरत होगा और इस डीएनए सैंपल कलेक्शन के लिए ढेर सारे पैसे भी। इतना पैसा देना डिपार्टमेंट के लिए भी आसान नहीं था। लेटिजिया सीनियर को लोगों का टेस्ट कलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका इल्बा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और इटली की इतिहास में ये एक पहला केस होगा अगर डीएनए सैंपलिंग से एक खूनी को ढूंढ पाए। आखिर में हालात को देखते डीएनए कलेक्शन के लिए अथॉरिटी ने मंजूर दे ही देते हैं। इटली का लोग भी इस अभियान को सपोर्ट किया और खुद ही डीएनए सैंपल देने के लिए आने लगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इस डीएनए कलेक्शन को गलत और कानून के खिलाफ बोल के सवाल उठाने लगे। डीएनए सैंपल कलेक्शन के बाद पुलिस को एक आदमी की डीएनए खूनी से 50% मैच हुआ। पुलिस उसे थाने में बुलाते और पूछताछ करते हैं। वह आदमी बोलते हैं कि पुलिस उसे इस तरह गुनहगार नहीं ठहरा सकते। लेटिजिया तब उसे बोलते हैं उसका डीएनए कातिल का डीएनए से काफी मिलते हैं। पुलिस को मालूम है
कि वह गुनहगार नहीं है, परंतु उसका कोई रिलेटिव या भाई गुनहगार हो सकते हैं जिसका डीएनए 100% मैच होगा, तो वह आदमी उसके 3 चचेरा भाई के बारे में बोलते हैं। पुलिस उन तीनों की डीएनए टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उन तीनों का डीएनए भी 100% मिल नहीं खाए। तब डीएनए टेस्टिंग ऑफिसर ने बताया कि खूनी इस परिवार से ही जुड़ा हुआ है, जो कि अभी तक उस लोगों की हाथ में नहीं आए। शायद उस लोग का कोई एक चौथा भाई होगा। लेटजिया इस बारे में पता लगती है, लेकिन खास सफल नहीं हुए। तभी वह लोग सोचते हैं कि शायद इन तीनों की पिता का कोई एक नाजायज औलाद हो सकता है, और इस सच्चाई को जानने के लिए उस पिता का डीएनए चाहिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आए कि इन तीनों का पिता 15 साल पहले ही गुजर गया। फिर लेटिजिया माँ से मिलते हैं। माँ ये बात सुन के गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस पर ये एक बेबुनियाद इल्जाम है। फिर लेटिजिया उसका पति ने इस्तेमाल किया हुआ कुछ चीजों से डीएनए सैंपल लेती है। डीएनए सैंपल टेस्टिंग करने के बाद ये पता चलता है कि वह लोग सही है। कातिल का बाप वही है, लेकिन कातिल कौन है ये अभी भी जानना बाकी था, क्योंकि उसका नाजायज बेटा कौन है किसी को पता नहीं। कातिल तो अभी खुद अपना डीएनए सैंपल देने नहीं आएंगे, तो उसको ढूंढने के लिए लेटिजिया को कातिल का माँ तक पहुँचना था, जो कि नामुमकिन लग रहे थे। तब लेटिजिया फिर से इस इलाके के सारे औरत की डीएनए टेस्टिंग करने की ऐलान करती है, लेकिन सेनेटर जिनोटे अभी भी लेटिजिया के पीछे पड़ रहा था और वह इल्जाम लगाया कि लेटिजिया सिर्फ सरकार का पैसे यानी लोगों का टैक्स मनी बर्बाद कर रहा है। वह लेटिजिया को एक चुनौती देते हैं और उनके काम के ऊपर एक जांच बिठाने की तैयारी करते हैं। अटॉर्नी भी कहते हैं कि लेटिजिया को इस केस से बचने के लिए कहीं और ट्रांसफर ले लेनी चाहिए, लेकिन लेटिजिया अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लगती थी कि वह अब खूनी की काफी करीब है। लेटिजिया के पास समय कम थी, उसका ऊपर जास बैठने से पहले ही खूनी को ढूंढने हैं। उधर इटली का लोग भी लेटिजिया को पागल समझने लगी थी, लेकिन यारा का माँ को लेटिजिया की ऊपर पूरा भरोसा थी। फिर वॉलंटियर बेस में बहुत सारे लोगों की डीएनए सैंपल लेने का काम शुरू हुआ। समय बीतता जा रहा था, लेटिजिया भी धीरे धीरे अपनी हिम्मत हार चुकी थी। तभी एक प्रोफेसर लेटिजिया के पास आते हैं और डीएनए से कातिल तक पहुंचने का एक नया तरीका का बारे में बोलते हैं, जो कि अभी अभी एक लड़की की रिसर्च में सामने आए हैं। लेटिजिया फिर वह नया तरीका को अपनाने की रिस्क लिया। कुछ दिनों के बाद इस नया तरीका का एक रिजल्ट आए। एक औरत जो कि कातिल का मां होने की पूरा संभावना है, जिसका डीएनए उस कातिल के डीएनए से 99% मिल खाते हैं। उस औरत का 3 बच्चा, जिसमें से एक विदेश में रहते हैं, बाकी 2 एक लड़का और एक लड़की है। पुलिस को लड़का का ऊपर संदेश हुआ, जो कि एक कारपेंटर है और जिसका नाम मैसिमो बोसेट्टी है और उसका आंखें नीली था। उधर यारा की कपड़ा में क्योंकि लोहा और सोने की कड़ मिले थे, जो कि एक कारपेंटर ही इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को और सबूत चाहिए था, तो मैसिमो के ऊपर कड़ी नजर रखने लगा। उसका पुराना टेप रिकॉर्ड भी ढूंढने लगे। पुलिस फिर मैसिमो को गाड़ी चलाते समय दारू टेस्ट करने के बहाने उसका डीएनए का सैंपल कलेक्ट करते हैं और टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। सभी को उसका डीएनए टेस्ट का रिजल्ट का बेतरफी से इंतजार था। अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आए तो मैसिमो ही कातिल है। फिर कुछ दिनों में डीएनए रिपोर्ट आ ही गया, जिसमें उसका डीएनए कातिल की डीएनए से 100% मैच करते हैं। पुलिस इमीडिएटली मैसिमो को अपने हिरासत में लेते हैं। फिर लेटिजिया यारा की मां को फोन करते हैं और कहते हैं कि यारा की कातिल को पकड़ लिया, जिसका नाम मैसिमो बोसेट्टी है। यारा की मां बोलती हैं कि वह उसे नहीं जानती, नाम भी नहीं सुना। तब लेटिजिया बोलती हैं कि उसका पति जहां में काम करते हैं, ये वह भी वहां में काम करते हैं। शायद वह उसे जानते हैं, पति को भी और यारा को भी जानते थे, और शायद उसी ने ही यारा को घर लाने के लिए लिफ्ट ऑफर किया होगा और बाद में किडनैप कर लिया। उधर मैसिमो का वकील पुलिस मैसिमो को झूठी बात से फंसाने की आरोप लगाते हैं। वह पुलिस का सारे सबूत गलत होने की मांग की। मैसिमो भी सारे इल्जाम को इनकार करते हैं। उसका बोलना था कि वह निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वह बताते हैं उसका टूल चोरी हुआ था और चोर ने ही शायद यारा को कत्ल किया हो। लेटिजिया मैसिमो के ऊपर आरोप लगाता है कि मर्डर की उस रात मैसिमो अकेले घर में था और वह कंप्यूटर पर
कुछ उल्टा सीधा गंदा देख रहा था। मैसिमो बोलते हैं कि उसको कंप्यूटर आते ही नहीं, वह बेगुनाह है। लेटिसिया बोलती है कि मर्डर के समय मैसिमो का फोन का कनेक्शन भी मर्डर की उसी इलाके में ही था, लेकिन मैसिमो इन सभी बातों को इनकार करते रहा। मैसिमो की वाइफ मैसिमो को पूछते हैं कि वह उस रात कहाँ था। मैसिमो बोलते हैं कि 4 साल पहले हुआ घटना किसको याद होते है। तब वाइफ बोलते हैं कि उस रात वह देर से घर आया था। तब मैसिमो पूछते हैं कि क्या उसका वाइफ भी उसे विश्वास नहीं करते। फिर कोर्ट में अगला सुनवाई होते है, जिसमें लेटिसिया बोलते हैं कि मैसिमो ही कातिल है, जिसने यारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब वह नाकाम हुआ तब यारा को घायल करके मरने के लिए छोड़ आए। मैसिमो कहते हैं कि ये सब कुछ बकवास है। ये केस काफी इधर उधर जाने लगी थी और अभी इसका फैसला कोर्ट को लेना था, और वह फैसले का दिन आ ही गया। कोर्ट ये फैसला करते हैं कि मैसिमो ही दोषी है और उसको उम्र कैद की सजा सुनाए। और इसी तरह इटली के इतिहास में हुआ इस 4 साल की इन्वेस्टिगेशन का समाप्ति होते है। आप लोगों को ये फिल्म कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले और एक दमदार वीडियो में। धन्यवाद।